Let's Talk Development, Season 3, Episode 9. मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर परवेज़ हुद भाई। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई को सभी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई प्रोफेशनली तो फिज़िक्स के माहिर हैं। हमारे सबसे आलीशान फिजिसिस्ट में MIT के पढ़े हुए हैं और फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बहुत देर पढ़ाया और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे बावजूद इसके कि उन्हें बहुत पेशकश थी कि बाहर जाके पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो अपना करियर इस्लामाबाद में ही बनाएंगे। लेकिन फिज़िक्स के अलावा इनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं साइंस को साइंस का तारुफ आम शहरी के साथ कराने के लिए, जो साइंस का इतना कमज़ोर होना, हमारी सोसाइटी में एक साइंटिफिक मेथड का कमज़ोर होना, उसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने इनकी जो इनकी प्रोग्रेशन हुई है, इनकी डेवलपमेंट हुई है एज अ थिंकर, उससे मैं शुरू से ही मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ। तो इस तारुफ के बाद मैं परवेज़ से पहला जो सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि उनके नज़दीक पाकिस्तान इकानमी का जो इस कदर मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान की इकानमी, उनके नज़दीक उसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले कि उन्हें कि वो किस तरह देख रहे हैं कि ये क्या मुश्किलात हैं, और उसके बाद ये बताएं कि उनकी नज़दीक इन मुश्किलात की वजूहात क्या है? जी, बहुत शुक्रिया एजाज, और मैं भी खुश नसीब हूँ कि आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, जब हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होते थे 1970 से। हाँ, जो सवाल आपने किया बड़ा मुनासिब है। पाकिस्तान की मईशत बहुत मुश्किलात से दो चार है, लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर हम बहुत पहले देखें सन 47 से, तो उस वक्त पाकिस्तान जिस वक्त बना, तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि ख़जाना खाली था। यहाँ लाखों के हिसाब से पनागज़ीर आए थे इंडिया से। यहाँ हालात बहुत बिगड़े हुए थे और शायद ख़राब रहते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान ने ये सोचा कि चलो अब हम सर जंग में शामिल हो जाते हैं, अमेरिका का साथ देते हैं, अमेरिका हमें खूब इमदाद देगा, और वो इमदाद हमें मिलती रही। और वो इमदाद हमें कभी अमेरिका ने बंद नहीं किया था, लेकिन हमने उससे बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की, यहाँ तक कि जब सन 65 की जंग हुई, हम समझे कि वो हमारे लिए जंग लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उस वक्त डेवलपमेंट हुई, मंगला डैम बना, यहाँ सड़कें बनी, बिजली घर बने वगैरह, वो सब कुछ हुआ। लेकिन इस सब कुछ का नतीजा ये हुआ, जब आप इमदाद लेते हैं बाहर से, तो वो एक बैसाखी बन जाती है, और फिर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते जिस तरह से इंडिया ने किया था। तो इंडिया का जो फ़लसफ़ा था वो था कि हम अपने आप पर एतमाद करेंगे, हम बाहर से कोई चीज़ दरामद नहीं करेंगे, हम यहाँ से बरामद करेंगे। और इसीलिए वहाँ तालीम के ऊपर और ख़ुसूसन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़ोर दिया। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। तो फिर अमेरिका के साथ कुछ हालात हमारे ठंडे हो गए, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, उस पे कब्ज़ा करने की कोशिश की 1979 में, तो उस वक़्त फिर दोबारा ऊपर से डॉलर की बोरियां गिरने लगी पाकिस्तान के ऊपर। और इसके चलिए वक्ती तौर पर तो बड़ा फ़ायदा हुआ, जर्नैलों का हुआ, यहाँ डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन फिर से हम वो एड ट्रैप में फंस गए। और ये
फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा 9/11 हुआ, 9/11 हुआ तो दोबारा डॉलर्स आने लगे। और फिर अब जाके आप समझ लीजिए कि जब से तालिबान का कब्जा हुआ है काबुल के ऊपर, अब ये सब कुछ खत्म हो गया, लिहाजा बहरान अब इस वक्त बड़ा शदीद है। तो अब ये सवाल जो आपका है कि बुनियादी तौर पर हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए, तो देख लीजिए कि इसका ताल्लुक कुछ तो फिस्कल पॉलिसी से है, कुछ तो इकोनॉमिक पॉलिसी से होता है, मगर मेरा मुद्दा ये है कि तरक्की के लिए कुछ समाजी ज़रूरियात हैं। और अगर एक सोशियोलॉजी के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इससे बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं। हाँ ठीक है, ओपन डोर हो, इंपोर्ट्स अलाउ करें ना करें, एक्सचेंज रेट क्या रखे हैं, कितना कर्जा लिया जाए कितना ना लिया जाए, ये सारी बातें अपनी जगह पर अहम है। लेकिन जो मैक्स वेबर ने आज से 150 साल पहले किताब लिखी थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैप्स, ने ये कहा, बुनियादी तौर पर ये कहा कि कल्चर मैटर्स। कल्चर वो चीज है जो एक समाज की तरक्की का बायस होता है या उसकी पसमानदगी का। और उसने दो धड़ों का मुकाबला का मवाजना किया, एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स, दूसरी तरफ कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट्स बहुत मेहनती थे, बहुत इनोवेटिव थे, वो पैसा बचाते थे और समझते थे कि ये कोई खराब बात नहीं कि आप अमीर बने और खर्च करें। और और वो दुनियावी सोच रखते थे। तो दूसरी तरफ कैथोलिक्स थे जो हर वक्त मगफरत में लगे रहते थे। वो कहते थे कि बस ये दुनिया तो आर्जी है, वो असल दुनिया तो वो है। तो they did not innovate, they did not save, they did not work as hard as the Protestants. और अब हम देखते हैं कि दुनिया जहां में ये चीज दिखाई देती है, अब चाइनीज को देख लीजिए, बड़े दुनियावी हैं। वो कहते हैं जो कुछ है सो इधर है, पढ़ो, साइंस और टेक्नोलॉजी पर उबूर हासिल करो, पैसे बचाओ, उससे फिर सरमायाकारी करो। और आप देख सकते हैं कि चीन कहां से कहां पहुंचा, और यही सोच अमेरिका में है, यही सोच जहां डेवलपमेंट हुई है वहां आपको ये सोच दिखाई देती है। तो मेरा ख्याल है मैं कुछ बात क्या, ठीक है। आप पता नहीं क्या सोचते हैं इसके बारे बिल्कुल सही है। मैं परवेज नहीं, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट वजूहात पे आपने निशानदेही की है उनकी। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा मुआवजा करना चाहता हूँ ताकि हम इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जा सके। मसलन कल्चर मैटर्स, ठीक है, कल्चर वाकई मैटर करता है। अगर हम साउथ एशिया को ही ले लें तो साउथ एशिया में बंगाल का कल्चर और पंजाब का कल्चर कई लिहाज से मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत सिमिलर भी है। ख़ास तौर पे ईस्ट बंगाल का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर इस्लाम के हवाले से मिलता जुलता है, क्योंकि वो बुनियादी पिलर है उस कल्चर का, इस्लाम। लेकिन ये सेविंग के मामले में वो बांग्लादेश हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। वो उनका सेविंग रेट हमसे बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ जिसमें बांग्लादेश हमसे में औरतों की तालीम को आपकी निशानदेही कर सकते हैं। लेकिन मैं तालीम को सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुआवजा ही नहीं करना चाहता, चाइना और इंडिया का आप उसमें मुआवजा करें। अब कई लोग आपको कह रहे हैं कि वो अब एक दौड़ में है, अब पता नहीं कौन जीतेगा। लेकिन मेरे नज़दीक चाइना इंडिया से बहुत आगे है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि
मैं चाइना गया था 92-93 में, जबकि चाइना बिल्कुल अभी मार्केट इकोनॉमी की तरफ आ ही रहा था। चाइनीज वर्कर्स की जो हालत थी वो मैंने देखी, तंदुरुस्त, पढ़े लिखे, वो सिर्फ इस इंतजार में थे कि टेक्नोलॉजी आए और वो दुनिया पे छाए। उसके बरक्स मेरे जो इंडियन दोस्त हैं इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं कि इंडिया में तो अभी भी वो हाल नहीं है। उस वक्त तो छोड़ो, अभी भी वो हाल नहीं है कि उन्होंने अपने लोगों में वो तालीम नहीं दी। चुनाचे अब मैक्स वेबर को एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात की, लेकिन उसको जर्नलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अब पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से अगर आप सेविंग को देखें तो इस्लाम एक ही है, सो कल्चर का बहुत बड़ा सतून है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में बड़ा मुख्तलिफ रोल रहा है सेविंग्स का। और चीन और इंडिया बड़े मुख्तलिफ हैं और उनका मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन चीन ने अपने लोगों में बहुत पहले इन्वेस्टमेंट की और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की। जो ऐसे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको कल्चर से आगे निकल के देखना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल? बहुत 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 मुनासिब है। अच्छा, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, हाँ, इस्लाम पाकिस्तान में भी है, इस्लाम बांग्लादेश में भी है, और हम देखते हैं कि कुछ उनमें मुश्तरक हैं। लेकिन जो बांग्लादेश की लड़की है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो बुर्का नहीं करती है। अभी हाल में मैं गया था ढाका यूनिवर्सिटी में, दिल बड़ा खुश हुआ वहाँ जाकर। उधर मैंने देखा पार्क्स पे लड़कियां और लड़के हाथ में हाथ डाले फिर रहे होते हैं। जो उधर खवातीन है वो शाना बशाना काम करती हैं मर्दों के साथ। अब अगर जमाना बदलने वाला है तो और बात है, लेकिन मैं अभी की 2 महीने 3 महीने पहले की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जहां तक सेविंग्स की बात है, इसका मुझे इतना नहीं पता कि बांग्लादेश में कितनी सेविंग्स हो रही, लेकिन उधर लोग मुझे ज्यादा मेहनती लगे। और वो इसलिए कि शायद उनका उधर कल्चर और है। पर कल्चर से हम हट के हम बात करने वाले, क्योंकि आपने कहा कल्चर ही काफी नहीं है। चाइना और इंडिया का मुवाजना कीजिए। अच्छा, चाइना ने जरूर अपने आम लोगों को पढ़ाया, और शायद उसकी वजह ये कि वहाँ इनकलाब आया था माओ जेतुंग का, कम्युनिज्म का था, जिसके बहुत मनफी असरात थे, ज़रूर मानता हूँ। लेकिन जिसकी वजह से एक बराबरी आ गई थी उधर के लोगों में, वो बराबरी कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं आई। हिंदुस्तान में भी नहीं आई, गो के उधर जमींदारी निज़ाम और ये जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, पंजाब में, सिंध में कभी नहीं हुआ। हमारे जो जिना साहब थे, ही नेवर नेवर सेड दैट ही वांटेड दैट डन अवे विद। अच्छा, चलिए, लेकिन अब दोनों मुल्क बहुत तरक्की कर रहे हैं, उसका सबब क्या? वजह यह है कि आजकल के ज़माने में जो कुल कौमी पैदावार होती है, जीएनपी, उसका इन्हिसार इस पे नहीं है कि आपके पास कुदरती वसाइल कितने हैं। हाँ, सऊदी अरब के लिए शायद हो, इक्का दुक्का मुल्कों के लिए हो, लेकिन ये कि इस खोपड़ी के अंदर कितना माल है और वो किस तरह से बरूए कार लाया गया, उसमें तालीम किस तरह से डाली गई है और वो तालीम क्या है। जो साइंसी तालीम दी जाती है चाइना में और इंडिया में एक जैसी है। अब दोनों मुल्कों में एक रिवायत है पढ़ने लिखने की। जो चाइनीज तहजीब है, जो हजारों साल पुरानी है, और जो हिंदू तहजीब है वो भी हजारों साल पुरानी है, और दोनों में पढ़ने लिखने की एक कदर है, एक वक़्त है, जिसको जदीद ज़माने ने बहुत तक़वियत बख्शी है। और ये देखें कि जो हाँ, इंडिया में गुर्बत है, मगर इंडिया के जो मैं समझता हूँ कि टॉप 10% है, 15% है, वो बहुत बड़ी तादाद है। और वो लोग फिर अब पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। जिस तरह चाहे इस तरह इंडियंस छाए हुए हैं। आप अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें तो उधर चाइनीज और इंडियंस
एज प्रोफेसर्स, एज रिसर्चर्स भरे हुए हैं। आप उनके सीईओज देखें, गूगल जैसे और मेटा जैसे और जो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका में, देर इंडियंस और चाइनीज। अच्छा, तो मेरा मुद्दा ये है कि वो लोग जो जो साइंसी सोच और साइंटिफिक लर्निंग और साइंस के जो तरीक़ेकार पर अमल करना जानते हैं, वो ऊपर उठते हैं। हाँ, इंडिया में कम है, चाइना में ज्यादा है, लेकिन बोथ इकोनॉमीज आर एक्सपैंडिंग लाइक बॉम्ब्स। दूसरी तरफ मैं परवेज थोड़ा आपको थोड़ी डिटेल में जाना चाहता हूँ। आपने बड़ी एक अच्छी बात की है। दो चीज़ें, कई बातें आपने अच्छी की हैं, लेकिन मैं दो पे ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो आपने इंडिया का हवाला दिया है और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंडिया की परसेप्शन इंडिया के बारे में दुनिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है और उन्होंने कई लिहाज से इंडिया की हालत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है और पिछले 20 साल में तब्दील हुई है। यानी कि सन 2000 तक इंडिया का बिल्कुल वही हाल था जो हमारा था, लेकिन पिछले 20-25 साल में उनकी हालत तब्दील होना शुरू हुई है। लेकिन मेरा एक और दोस्त है, वो इंडियन है, वो भी पुराना दोस्त है, अशोका। उसने एक किताब लिखी है, इंडिया इज ब्रोकन, और अशोका मोदी के साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी। अशोक मोदी ने मुआवजा किया है इंडिया का चाइना के साथ, और वो कहता है कि इंडिया ने जो तालीम में इन्वेस्टमेंट की, खासतौर पे नेहरू के ज़माने में, उसके बड़े अच्छे नताइज निकले हैं दुनिया के लिए। कहता है मैं खुद उसी इंस्टीट्यूशंस का जो नेहरू ने शुरू किए थे, मैं उसी का ग्रेजुएट हूँ और में काम किया, IMF में काम किया। इसी तरह बहुत सारे इंडियन उन्हीं इंस्टीट्यूशंस निकल के दुनिया भर में काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है ऐसे इंस्टीट्यूशन आम शहरी के लिए बहुत कम है। चुनाचे जो आपको वर्कफोर्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से चाइना दुनिया पे छा गया है, वो वाली वर्कफोर्स इंडिया में नहीं है। और इसलिए कि इंडिया ने उस किस्म की इन्वेस्टमेंट, मैस एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इंडिया ने नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स बहुत कमज़ोर हैं चाइना की निस्बत। इंडिया कंपेटिटिव नहीं है ज़्यादातर चीज़ों में जो कि आप मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में बेची जाती हैं, और उसकी बड़ी वजह उसने तालीम की कमी और उस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को ना फॉलो करना जो कि चाइना ने की, कि आप लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें। चुनाचे अशोक मोदी ने एक बहुत अच्छे इंडियन मॉडल में जो कमजोरियां हैं उसकी तरफ उसका इशारा किया। ये कमजोरी हम इंडिया के साथ शेयर करते हैं, और पिछले चंद सालों में ये कमजोरी हमारी और भी बढ़ गई है। सन 2000 तक पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग मुल्क था। यानी हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी उसका शेयर जीडीपी में सबसे ज्यादा था। इस वक्त सबसे कम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कंपेटिटिव नहीं, हमारी इकोनॉमी कंपेटिटिव नहीं रही, हमारे लोगों में तालीम की कमी की वजह से कंपेटिटिव नहीं रही, और कुछ हमारी कंजम्पशन ओरिएंटेशन इस हद तक बढ़ गई कि हम कंपेटिटिव नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह कता कलामी माफ, लेकिन आप कहते हैं एक्सपोर्ट्स, जरा थोड़ा सा इसको डिसएग्रीगेट करें कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता रहा है। सिर्फ एग्रीगेट फिगर से पता नहीं चलता। सो यू टेल मी, यू आर द इकोनॉमिस्ट। जी, मैं बड़े आम फहम जुबान में बता दूं, दो किस्म की एक्सपोर्ट्स होती हैं। परवेज सही इशारा कर रहे हैं, दो किस्म की एक्सपोर्ट्स होती है। एक तो है जो चीज़ें आप मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजते हैं,
यानी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स, उसको मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स भी कहा जाता है। दूसरी एक्सपोर्ट्स होती हैं जो कि इंडिया ने बहुत अच्छी की है, वो है आईटी सर्विसेज में, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या आप बैक ऑफिस बन जाते हैं दुनिया भर के, उसमें इंडिया ने बहुत एक्सपोर्ट्स किए हैं और उसी वजह से इंडिया का नाम दुनिया भर में रहा है। लेकिन ये फिर भी कम है, अगर आप टोटल देखें, दोनों का मिला के देखें, तो इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट बन जाता है। ट्रेड और सर्विसेज डेफिसिट इंडिया का काफी बड़ा है। चाइना दोनों चीजों में कंपेटिटिव है और वो आहिस्ता आहिस्ता तो बिल्कुल ही छा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हो, आईटी एक्सपोर्ट्स हो, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो, या वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट्स हो। और उसकी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि तालीम में इन्वेस्टमेंट इंडिया ने उस किस्म की नहीं की जिस किस्म की चाइना ने की है। लेकिन मैं इंडिया और चाइना का मुकाबला ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं चाइना इंडिया का हमारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ कि हमने हमने क्या कमजोरियां हैं जो जिसकी वजह से हमने। अच्छा, देखिए इजाज, बहुत सी बातें अब हो गई हैं। अच्छा, एक तो ये कि आपने जी आप आईटी की तो आप- बात कर ही ली ना, विच इज अबाउट आप- $180 billion। अच्छा, 180 बिलियन, और हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, जी आईटी की बात हो गई। हाँ, आईटी की बात होगी, वो तो इंडिया का अराउंड, यस, पता नहीं कि मुबालगा है कि नहीं, इट्स अबाउट 180 बिलियन डॉलर्स अ ईयर। आई डोंट नो, इज दिस करेक्ट? दैट्स व्हाट दे से, वी डोंट नो, बट दैट्स व्हाट दे क्लेम। हमारा $3 बिलियन है, तो कितना बड़ा फर्क आ गया है वहां, 60 का, 1:60। अशोका मोदी की आर्गुमेंट ये है कि नेहरू ने इलीट इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, वो जो उनके थे ना, इंडियन क्या नाम था उनका यार, IITs, yeah. आईआईटीज जो है, वो कह रहे हैं कि ये इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की सोसाइटी के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए बने थे और सिर्फ उन्हें ही फायदा हुआ। और वो इंडिया की मिडिल क्लास को बड़ा नैरोली डिफाइन करता है। वो कहता है कि कहता है कास्ट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये ये सिर्फ अपर कास्ट को इसका फायदा हुआ है, लेकिन लोअर कास्ट के लिए तालीम का मेयार बहुत ही खराब था। और दूसरी वजह उसने ये भी बताई है कि इंडिया में एक जो सेल्फ सफिशिएंसी वाली जो चीज है, उसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए, क्योंकि एक तो उन्होंने तालीम नहीं आम की, दूसरा उन्होंने प्रोडक्शन शहरी प्रोडक्शन में जा सके और बाहर एक्सपोर्ट कर सके चीज़ें। और वो कहता है कि ये इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसकी वजह से जब तक ये ठीक नहीं होगा, इंडिया कभी भी चाइना का कंपैरिजन नहीं कर सकेगा। वो इफ़ यू हैव टाइम कभी, तो वो उसकी पॉडकास्ट सुनना जो उसने मेरे साथ की है, ये सीडीपीआर के ऊपर ही है उसकी पॉडकास्ट। ठीक, तो शुरू So करें। that's the context. That's the context. Now we can resume. You can continue with your argument. तो एजाज, आपके दोस्त अशोक मोदी बहुत सही बात कर रहे होंगे, वो उधर ही के रहने वाले हैं, बहुत करीब, बहुत उन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है इन हालात के ऊपर। लेकिन मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि हाँ, आईआईटीज बने, इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो एलीट के लिए है, और आ जाता है किसको दाखला मिलता है किसको नहीं मिलता है। आईआईटीज में बेशतर जो जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, दलित बहुत कम हैं वगैरह। अच्छा, तो ये खराबी ज़रूर है, मगर ये जो ताकत है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी वजह से, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, कि इंडियंस हर तरफ फैले हुए हैं, इंडिया से बाहर बहुत जगहों पर निकलकर अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो चार एकेडमिक्स पर और जो बड़े कॉरपोरेशंस के सीईओज लगे हैं वो अपनी जगह पे। मगर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का हायर एजुकेशन और इंडिया का हायर एजुकेशन किसी
तरीके से किसी तौर पर भी बराबर कभी हाँ नेवर हैड दिस एवर हैपेंड इन हिस्ट्री। बहुत सी बातें ना लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी तारीख आपको बता दूं। जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी उन इलाकों में जो आज पाकिस्तान है, जो आज पाकिस्तान है। ढाका यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, इट वाज पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा मेयार था, इसलिए कि जो सारे प्रोफेसर थे वो या तो गोरे थे 1947 से पहले, या वो हिंदू थे। मुसलमान इक्का दुक्का, क्योंकि मुसलमान इस बड़े सगीर के मुसलमानों में कभी थी नहीं, ना मुगल के जमाने में थी, ना जो मैकॉले रिफॉर्म्स है जिसको हमने मुस्तरद कर दिया, हिंदुओं ने कबूल किया, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने। हमारे बेचारे सर सैयद अहमद खान थे, वो रोते रहे कि भाई सीखो अंग्रेजी, सीखो साइंस, नाकाम रहे। लिहाजा 1947 में जब पाकिस्तान बना, एक यूनिवर्सिटी थी, चंद एक उसमें मुसलमान प्रोफेसर थे, बाकी जो नीचे के थे उनको ऊपर ला के डीन्स और चेयरमैन बनाया गया। सत्यानाश हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी। इट कांट बी कॉल्ड अ यूनिवर्सिटी। इस तरह की हमने दर्जनों, क्या अब सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। हायर एजुकेशन हैज कोलैप्स्ड इन पाकिस्तान। आप समझते हैं कि नस्ट या GIK या UET वाकई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं? ना, दे नॉट यूनिवर्सिटी, दे नॉट यूनिवर्सिटीज, दे आर डंप्स। परवेज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा हायर एजुकेशन को देख लें तो अगर इंडिया को हम जनरल एजुकेशन सिस्टम की नहीं बात करते, सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करते, तो उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे रह गया है। और बावजूद इस पे तो आप बहुत कुछ लिखते भी रहे हैं कि बावजूद इसके कि हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारी क्वालिटी हायर एजुकेशन में ख़राब से ख़राब होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मैं आना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा वो कल्चरल डायमेंशन को बीच में लाके अगर हम इसको मजहब से निकल आए थोड़ी देर के लिए बाहर और सोचें कि मजहब के अलावा क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले पा रहे जितना कि हमें लेना चाहिए, बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि हमारा हमारा सख्त मुकाबला है बड़े सगीर में ही अपने इंडिया के साथ ख़ास तौर पे। लेकिन उसके बावजूद हमने तालीम में वो तरक्की नहीं कर रहे, हम अपनी आबादी के नंबर्स की तरफ वो वाला फोकस नहीं कर रहे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ वो फोकस नहीं कर रहे। तो मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि आप जो नज़र रखते हैं इस माशरे पे, कि क्या वजह है कि बावजूद इसके कि हम कहते हैं अर्जेंसी है, हमारा मुकाबला सख्त है, लेकिन उसके बावजूद जो मुकाबला करने की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो ताकतें होती हैं जो चाहिए मुकाबला करने के लिए, उसमें लोगों की तालीम है, उसमें उसमें इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। हम उस तरफ उन उन चीज़ों को क्यों नहीं हम ज़्यादा तक़वियत दे रहे? एजाज, पहली बात तो ये कि हमें मुकाबले के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए कि हम किसी रेस में लगे हुए हैं। बात यह है कि यहाँ जो इस कदर गुर्बत है, इस कदर अफलास है, ठीक है, ये आपको गुलबर्ग में और DHAs में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कराची के किसी कस्बे में जाएं, करीमाबाद जाएं, अजीज़ाबाद जाएं, इधर उधर, तो देयर इज एब्सोल्यूट टोटल मिजरी। और ये बात मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इंडिया पर भी सादिक आती है। तो हमें इसको मुकाबले की नुक्ते नज़र से नहीं देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो सवाल है आपका कि हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते और इंडिया क्यों करता, मैं फिर इस बात पे लौटता हूँ कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं। वो ना सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं,
उनके जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में हम उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन रास्ते दरवाजे बंद हैं। लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ह्यूज, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर उधर जो केमिकल्स और जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं दे आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। हमने तौलिए और चादर बेचे हैं। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 20 या 25 बिलियन डॉलर सालाना एक्सपोर्ट करती है, जो कि ठीक है। बांग्लादेश भी इतना ही करता है लेकिन बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो क्यों कर सके? इसलिए कि वहाँ टेक्निकल नॉलेज है और वहाँ उनके पास, और वो टेक्निकल नॉलेज इसीलिए कि उनकी जो आला तालीम है, साइंसी तालीम है, वो मीलों 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 आगे हैं हमसे। अच्छा, दूसरी ये कि वहाँ पर एक वर्क कल्चर है, चाइना में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में वर्क कल्चर है ही नहीं। यहाँ सोशल ट्रस्ट मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतना कम नहीं होगा जितना कि यहाँ होगा। यहाँ कानून को कोई नहीं मानता। आप देखें कि इशारों को किस तरह से तोड़ा जाता है। कोई यहाँ टैक्स नहीं देता, कोई यहाँ दूसरे, हर एक जो है दूसरे को चोर समझता है। तो जो बहुत बड़ा सोशल कैपिटल होता है वो उन मुल्कों में, इंडिया में, बांग्लादेश में किसी हद तक है, चाइना में खासा है, और यूरोप अमेरिका में है। ये तरक्की का उस तरक्की का बायस बनता है। आपने नुक्ते उठाए हैं उन पे थोड़ा सा और गौर करना चाहिए। कहते हैं कि मुकाबला जो है वो नहीं बेसिस होनी चाहिए डेवलपमेंट की, कुछ और होनी चाहिए। मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। लेकिन अगर हम यही समझ लें कि आपकी, मेरी और जो इस्लामाबाद में बैठी हुई मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज हैं उनकी, हम सब की एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी ये है कि अगर साउथ एशिया को एक रीजन समझा जाए तो उसका एक खित्ता ये है जो पाकिस्तान है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खित्ता भी डेवलप करे जिस तरह के बाकी हिस्सा बांग्लादेश और इंडिया अब डेवलप कर रहे हैं, ये भी उसी तरह डेवलप करे। तो चुनाचे मुकाबले को आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि हमारी एक जिम्मेवारी है कि ये खित्ता भी डेवलप करे। वो कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। अगर हमारी ये जिम्मेवारी है, और समझे हमारी फौज की भी ये जिम्मेवारी है क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है इस मुल्क में, तो फिर हम उस मुकाबले की जो सक्सेस की बेसिस है, हम उसको, उसकी डेवलपमेंट में क्यों कोताही करते हैं? हम क्यों नहीं तालीम को उस हद तक बढ़ाते जो कि ज़रूरी है तरक्की करने के लिए? खा आपने लोगों को बाहर भेजना है या लोगों से बनाई हुई चीज़ें बाहर भेजनी है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है अगर लोगों की बनाई हुई चीज़ें और उनकी सर्विसेज बाहर भेजें, निस्बत इसके कि आप लोग बाहर भेजना शुरू करते हैं। तो हम क्यों नहीं उस तरफ आते कि भाई क्यों तालीम की कमी है आम शहरी में, उसकी तालीम की क्वालिटी की कमी क्यों है, और उसको किस तरह से ठीक किया जाए। हम इस तरफ क्यों नहीं आते? सिर्फ इसी पे क्यों हमारा जोर है कि हमारी फौज कितनी ताकतवर है, और इसी पे एक जोर क्यों है? और इसकी तरफ आप जरा थोड़ी निगाह डाल दो। अच्छा, चलिए चलिए हम इस बात को छोड़ देते हैं कि फौज ने क्यों अपने आप को इस जगह पे खड़ा किया है। इसके कतई नज़र सवाल आपका ये है कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं वो झाड़ू बर्तन और पोछा और ड्राइवरी के अलावा और क्यों नहीं कुछ कर सकते? देखें, 80% जो वीजा दिए गए हैं मिडिल ईस्ट के लिए वो ड्राइवर वीजा हैं। साल पहले, 2 साल पहले, जो सबसे मैं अभी मैं अभी हाल ही में दुबई गया था। मैं हाल ही में दुबई गया था और ज़्यादातर वहाँ पर मैंने वो उबर ही इस्तेमाल की, और उसमें 99% ड्राइवर पाकिस्तानी थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली।
दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इंडियंस वहाँ मैनेजर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो बात फिर इसी पर आकर टूटती है कि जनाब, हम अब यहाँ आम लोगों को वो तालीम क्यों नहीं दे सके जो अच्छा। मैं भी कुछ साल 2 साल पहले दुबई गया था, तो एयरपोर्ट पे जितने मुलाजिम हैं वो या तो बांग्लादेश से हैं या फिलीपीन से है या इंडिया से हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं है? क्यों? इसलिए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, अब जरा ये देखिए कि यहाँ इंग्लिश मीडियम ही चलता ना पाकिस्तान में। हमने तो इंग्लिश मीडियम रखा हुआ है, लेकिन कोई यहाँ पाकिस्तान में इंग्लिश नहीं बोल सकता। हमारे तो अब टीवी प्रोग्राम्स, टीवी चैनल्स हैं, वो भी बंद हो गए इंग्लिश के। हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देते हैं, लम्स को छोड़ दीजिए, हबीब को छोड़ दीजिए, आम यूनिवर्सिटी को, वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी जहां आप और मैं थे, 5 प्रोफेसर भी नहीं होंगे 150 में से जो अंग्रेजी ठीक बोल सकते हैं, और 5 भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो अब मसला ये है कि हमारी मांग नहीं होगी जब तक कि हम अपने बच्चों को, अपने आम शहरियों को वो तालीम नहीं देते जिसकी मांग है, जिसकी जो और इसका मतलब ये है कि जब तक वो निसाब नहीं, जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अब देख लीजिए, साइंस, चलिए साइंस इज द इजीएस्ट वन टू टॉक अबाउट। हम कहने को तो वही टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो कहीं भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रट्टा और बिना समझे वो चीजें बच्चे याद कर लेते हैं, फिर उगल देते हैं। दे नो नथिंग ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आप तो इसका हल क्या है? मुझे पता है आपका सवाल ये होगा, इसका हल क्या? हल इसका ये है कि हमारा निसाब वो होना चाहिए, आम स्कूलों में, मेरा मतलब ये कि मैट्रिक और एफएससी, एफए वाले स्कूलों में वो तालीम होनी चाहिए जो ओ लेवल और ए लेवल में होती है। मतलब ये कि जो यूनिवर्सल तालीम होती है। हमने क्या किया, ये जो इमरान खान का कौमी निसाब था, वाहिद कौमी निसाब, सिंगल नेशनल करिकुलम, नो वे आउट ऑफ दैट। वेरी सिंपल फॉर्मूला। अगर यहाँ तालीम का मेयार बुलंद करना है, आप बिल्कुल वही निसाब रखें, बिल्कुल वही किताबें रखें, और बिल्कुल वही पढ़ाने का अंदाज रखें जो पूरी दुनिया में होता है, जो चाइना में है, जो स्वीडन में है, नॉर्वे में है, अमेरिका में है। हम आसमान से तो नहीं उतरे हैं ना। हमें वो चीजें करनी है जिसकी मांग है दुनिया में। हमारे लोगों की मांग नहीं है, दे आर जस्ट देयर एज मीनियल्स। तो वी वांट टू चेंज थिंग्स, स्टार्ट हियर। परवेज, आपने बिल्कुल ये हमारी जो गुफ्तगू है ये एक नेचुरल फ्लो में चल रही है, और मेरी तवक्को यही थी कि ये बात ख़त्म होगी कि हमने अपनी तालीम का क्या हशर किया हुआ है, और यही वजह है कि हमारी मांग दुनिया में नहीं है, या जो हमारी मांग है वो उसी उन्हीं स्किल्स के लिए है कि आप ड्राइवर बन गए तो आप ईंटें तोड़ने वाले बन गए वगैरह वगैरह, जो कि आपको मिडल ईस्ट में नज़र आती है। जो हमारे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी उनकी तादाद ग्रेजुएट्स की इतनी है कि वो बस अपने आप को ठीक कर लेते हैं, लेकिन उनका लार्जर सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। तो खा हम तालीम को इस्तेमाल करें लोगों को बाहर भेजने के लिए, या जो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है कि हम तालीम को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की बनाई हुई चीज़ें और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको बाहर भेजें, वो मुल्क के लिए बहुत बेहतर है।
बनस्बत के कि आप सिर्फ लोगों को ही बाहर भेजें। तो मैं इस लिहाज से मेरी तवक्को यही थी कि हमारी बात जाके यहाँ पहुँचेगी कि तालीम, अब आपका तालीम पे बहुत गहरी नज़र है, आपने अभी अब सिंगल लाइफ भी की, उस पे भी आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है। अ, लेकिन आपकी बहुत कड़ी निगाह है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पे और ख़ास तौर पे साइंसेस पे, उस पे आपने बहुत ध्यान दिया हुआ है। आप थोड़ा सा साइंसेस का मुआजना करें हमारा, और उन इकोनॉमीज़ का जिनकी तरफ हम देखते हैं कि हमें उनसे बेहतर होना चाहिए, कम से कम वैसा ही होना चाहिए, उ- उनके साथ अपना मुआवजा करें और फिर बताएं हमें कि क्या चीज़ें हैं जो कि ठीक होने वाली हैं। और अगर कोई आपको बुला के कहे प्राइम मिनिस्टर के परवेज मुझे 3 चीज़ें बताओ, क्या मैं करूं हायर एजुकेशन के लिए जिससे ये सिस्टम ठीक हो जाए, तो आपके नज़दीक वो क्या होंगी? अच्छा, ये बहुत मुनासिब सवाल है। अम, पहली बात, ये मान लो ये मान लो कि इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं टोटल कंप्लीट डिजास्टर हैं। छोड़ दो ये चार पांच भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 2-3 यूनिवर्सिटियां जहां क्लासेस बाकायदगी से होती हैं, जहां प्रोफेसर्स पढ़े लिखे हैं, बाकियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना होगा जब तक कि हम इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं लाते। और वो तब्दीली आ सकती है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम होशमंदी से काम लें तो पाकिस्तान के आला तालीम के हालात बदले जा सकते हैं, बहुत बेहतर किए जा सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं एजाज के दुनिया जहां में अब जो डिस्टेंस एजुकेशन फैली है और जो इतनी मेयार की और इतनी अच्छी है, उधर आपको इल्म के पूरे खजाने मिलेंगे, लेकिन उससे इस्तेफादा वही लोग कर सकते हैं जो जानते हैं कि इसमें से क्या चीज निकाली जाए और क्या चीज छोड़ी जाए। तो मेरी तजवीज ये है कि इससे पहले कि कोई प्रोफेसर कोई कोर्स पढ़ाए, चलो वो कोर्स हो सकता है इकोनोमेट्रिक्स में, वो हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसमें उसमें जो भी हो, उस प्रोफेसर को वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स खुद पास करना चाहिए। महंगा काम नहीं है ये, $40-50 का हो जाता है। कोर्सेरा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, फिर उसको टेम्पलेट बनाकर वो अपने स्टूडेंट्स को उसी कोर्स से पढ़ाए। तो फर्ज कीजिए कि कोर्स में 20 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रुप डिस्काउंट लेकर उसी जगह से वही कोर्स पढ़ाएं, लेकिन अब टीचर का रोल क्या होगा? एज अ गाइड। ये नहीं कि वो अपने गले सड़े नोट्स उठाकर उन्हीं में से पढ़े, बोर्ड पे जाके लिखे। तो इस तरह से एक्चुअल लर्निंग होगी, और जो स्टूडेंट निकलेगा यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर, उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट होगा जिसकी मान होगी, जिसकी कदर होगी। आसान काम नहीं है। और मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से बात की, तो वो तो शुरू में बड़े खुश हुए। जब टीचर से जाके पूछा तो टीचर्स ने कहा ना ना, ये तो हम नहीं करने वाले। इसलिए कि टीचर्स में, छोड़ दीजिए 5-10% को, टीचर्स की जो अक्सरियत है वो कोई नई चीज सीखने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी हमें जो तनख्वाह मिल रही है काफी है, इससे ही ज्यादा क्या चाहिए। तो इस रवैये को तोड़ना है, बदलना है, और इसे तोड़े और बदले बगैर आप ना समझे कि यूनिवर्सिटियां हमारी ठीक हो सकती हैं कभी भी। अच्छा, फिर क्योंकि ये देखेंगे 2002 और 2010 के बीच में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी हायर एजुकेशन के अंदर। द बजट इंक्रीज बाय 1200%। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं हुआ। वो 9/11 की वजह से हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि mass fraud has become now the way our universities are run। वो जो पेपर्स लोग छापते हैं, जो अ, जो नॉनसेंस पेपर्स होते हैं या जो कहीं से नकल किए हुए होते हैं, अब जो हमारे
पैमाने हैं वो बदलने की जरूरत है। उस प्रोफेसर को आप ऊपर लाएं जो अपने सब्जेक्ट को जानता है, जो अपने मजमून से प्यार करता है, जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है। ये नहीं कि उसके पास कितने पर्चे हैं। एजाज, हमारे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जो हर 3 दिन के बाद मैथमेटिक्स का एक पर्चा छापता है। उसको हिलाल इम्तियाज मिला। आदमी बिल्कुल फ्रॉड है, मगर ऐसी फ्रॉड ऊपर आए हैं और इतने ज्यादा कि अब पूरा निजाम जो है बैठ गया। तो ये बातें अगर हम कबूल कर लें, इससे मुंह ना मोड़ें, इफ वी बिकम रियलिस्टिक, then that's the way to go. परवेज, वी कुड हम इन मौज़ूआत पे बहुत देर तक गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने आखिर जिस बात पे की है कि जब तक हम अपनी तालीम को बेहतर नहीं बनाएंगे, और सारे लेवल की तालीम को, लेकिन ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन को हम ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ठीक करने का जो जहन चाहिए, उसको ठीक करने का, जब हमारे जहन उस तरफ चलने लग जाएंगे तो बाकी बहुत सारी मुश्किलात को भी हल करना हमें आ जाएगा कि हम किस तरह से सही लोग लाएं जो कि हायर एजुकेशन की मुश्किलात को समझते हैं, और उसके बाद वो ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करें जिससे वो सुधरने शुरू हो जाएं, और हम उनको वाकई मॉनिटर कर सकें कि वो सुधर कर रहे हैं कि नहीं रहे। जब ये वाली सोच हमारी लीडरशिप में आ गई तो फिर समझे कि हमारे बहुत सारे दूसरे मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पे आके हमारी गुफ्तगू एक बड़ी अच्छी जगह मोड़ पे पहुंची है, और आपने बड़ी सही निशानदेही की है कि किस किस्म की सोच लानी चाहिए ताकि ये जो लंबी एक कड़ी है ये शुरू की जाए तालीम से, और उससे फिर आगे चलते 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 इसका असर इकॉनमी पे होगा और फिर पूरे हमारी समाजी सूरत हाल पे होगा। तो परवेज, मैं आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये कि हमारा जो यार्ड स्टिक है ना, व्हाट वी मेजर विथ, इट हैज टू बी इंटरनेशनल। यस, हम अपने यार्ड स्टिक्स ना बनाएं। बिल्कुल सही बात है। सुधार उसी जगह से शुरू हो सकता। It's a good point to end. Good point to end. Thank you very much, Parvez. Thank you for your time. Really appreciate it. Please subscribe so you never miss a podcast and comment below who you would like to see next.